Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा इसके पहले वाले वीडियो में मैं कक्षा जो 10 की पढ़ा रहा था अनसॉल्व्ड गणित का, जो गणित अनसॉल्व्ड पढ़ा रहा था 2020 का, वो सेट मैंने डाल दिए थे, 7 सेट पड़ गए थे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान है, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए इसका पहला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों इसके पहले हम इसमें यह सबसे पहले हम जानेंगे जो चैप्टर नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आवेश है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश कैसे आया। ठीक, तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या देखा कि अंबर नामक पदार्थ, जो अंबर नामक पदार्थ है उसको अगर ऊन से रगड़ा जाता है, अंबर नामक पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इनको क्या है, तो अंबर क्या होता है, अंबर एक कठोर पीला भूरा पदार्थ होता है। ठीक, तो जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो जो यह गुण होता है, यह गुण क्या होता है, इसके एक लंबे समय अंतराल के बाद, एक लंबे समय अंतराल के बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक डॉक्टर गिलबर्ट थे, इंग्लैंड के एक डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अन्य पदार्थ जैसे आपका कांच होता है, ठीक, आबनूस होता है, गंधक होता है, लाख होता है इत्यादि भी रगड़े जाने पर, अगर इनको भी रगड़ा जाता है तो इनमें भी क्या होता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक, तो अंबर को, चूंकि अंबर जो होता है, अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अंबर जो अंबर होता है, अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः रगड़ से उत्पन्न होने वाले इस गुण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। रगड़ से जो उत्पन्न किया जाता है, रगड़ से उत्पन्न होने वाले गुण को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वैद्युतिकी। जिसका अर्थ क्या होता है, वैद्युतिकी होता है। अतः जब वैद्युतिकी होता है तो इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ को हम क्या कहते हैं कि विद्युतमय हो जाता है, या पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। ठीक, अतः जब कोई वस्तु वैद्युतमय हो जाती है तो क्या होता है, तो यह कह दिया जाता है, जब कोई वस्तु वैद्युतमय हो जाती है तो ये कहा जाता है कि उस वस्तु ने उस पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया। अब आवेश उत्पन्न कैसे होगा, अगर आपके पास पदार्थ है, सपोज दैट कोई पदार्थ है, जब कोई पदार्थ है तभी उसमें आवेश उत्पन्न होगा, विदाउट पदार्थ के आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, तो अब इसमें अगर देखा जाए वैद्युत आवेश क्या होता है, अब आगे देखिए वैद्युत आवेश। ठीक, वैद्युत आवेश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो यह वैद्युत आवेश क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाएगा तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। ठीक, जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। ठीक, और इसे पदार्थ का हम क्या कहते हैं, वैद्युतमय हो जाना कहते हैं, पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना कहते हैं, अथवा आवेशित हो जाना कहते हैं। अतः वैद्युत आवेश का वह गुण है, हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। क्या कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। यही आपका होता है वैद्युत आवेश।
ठीक। तो वैद्युत आवेश क्या होता है कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है, यही होता है आपका वैद्युत आवेश। ठीक। अब अगर देखा जाए यहाँ पे वैद्युत आवेश का प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार। अब वैद्युत आवेश के प्रकार क्या हैं? आवेश वैसे तो आपको पता है दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक कैसे उत्पन्न हुआ, ऋणात्मक कैसे उत्पन्न हुआ, तो हम ये देखेंगे कि जब एक कांच की छड़ को लिया, एक कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ कर एक लटका दिया, मतलब कांच की छड़ को अगर लिया उसको रेशम के कपड़े से लटकाया। ठीक। एक क्या किया, आबनूस की छड़ लिया, उसको बिल्ली की खाल से लटका, ये आपकी कांच की छड़ है, ये है कांच की छड़। एक लिया आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ को क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़कर इसको भी लटका दिया, ये आपकी है आबनूस की छड़, आबनूस की छड़। अब एक अन्य कांच की छड़ लिया, एक अन्य कांच की छड़ को क्या किया, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़कर इस जो कांच की छड़ पहले की है इसके पास ले गए। तो इसने क्या किया, जो वो कांच की छड़ दूसरी कांच की छड़ है उसको जब इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और उसी दूसरी कांच की छड़ को अगर आबनूस की छड़ के पास लाएंगे तो उसको आकर्षित करेगा। ठीक। तो इससे ये होता है, इससे ये स्पष्ट हुआ कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें एक दूसरा आवेश उत्पन्न होता है, और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें दूसरा आवेश उत्पन्न होता है। तो इससे यह पता लगा कि समान आवेश जो होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, प्रकृति मतलब प्लस प्लस और समान प्रकृति मतलब प्लस प्लस, दोनों आवेश होंगे तो प्लस प्लस में धनात्मक दोनों में होगा। विपरीत आवेश क्या मतलब है, एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा। तो इससे यह तात्पर्य निकला है कि समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब क्या हुआ कि कांच की जो छड़ है इसमें आवेश आपका हो गया प्लस का, कौन सा आवेश हुआ, प्लस का। और बिल्ली की खाल की जो है इसमें आपका आवेश है, सॉरी जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था इसमें आपका आवेश कैसा हुआ, माइनस हुआ, मतलब ऋणात्मक आवेश हुआ। तो एक वो जो बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को रगड़ा गया वो आवेश आपका उत्पन्न हुआ ऋणात्मक। कैसा उत्पन्न हुआ, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। और एक जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया उसका आवेश क्या हुआ, धनात्मक हुआ, वो धनात्मक आवेश हुआ। तो इससे ये पता लगा कि आपका जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाएगी तो उसके जो परमाणु हैं उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। तो वस्तु का धनावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है और वस्तु का ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक। तो इससे क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अगर आपके इलेक्ट्रॉन कम हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। आपके जो आवेश हैं दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये धनावेशित कैसे होता है, ऋणावेशित कैसे होता है, वस्तु जो है वो कैसे धनावेशित हुई, कैसे ऋणावेशित हुई। तो हम इसको लिखेंगे घर्षण द्वारा। हम देखेंगे कि घर्षण के द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण कैसे होता है। तो लिखेंगे घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण, मतलब घर्षण द्वारा आवेश का कैसे स्पष्टीकरण किया जाता है।
ठीक। तो घर्षण द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण मतलब क्या है, इसमें क्या किया है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक, जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के जो परमाणु हैं, कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में आ जाते हैं, रेशम में आ जाते हैं, है ना। जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे या रेशम से रगड़ते हैं तो जो आपके कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच का इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण, है ना, धनावेशित की ओर, जब कांच में क्या हो जाएगा, कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जब कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो धनावेशित हो जाएगी, तो कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई। यही क्रिया जब आबनूस की छड़ को हम क्या करते हैं, जब आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ में आ जाते हैं, अतः आबनूस की छड़ जो है वो आपकी ऋणावेशित हो जाती है। आया समझ में? क्या है कि जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में आ जाते हैं। तो जब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या होगा, धनावेशित होगा, तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। यही क्रिया क्या होती है कि जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आबनूस की छड़ में आ जाता है, अतः आबनूस की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तब आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो इससे हुआ कि ये छड़ कैसे ऋणावेशित होते हैं, कैसे धनावेशित, तो आपकी जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी और आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। और क्या है कि समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश के कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब एक में प्लस आवेश है, एक में माइनस आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और दोनों में प्लस प्लस है या दोनों में माइनस माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आपका होता है घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। ठीक। आगे जो आपका होता है वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो पता है आप लोगों को कि वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का मात्रक। देखिए वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, वो तो आप लोगों को पता ही है, लिख सकते हैं आगे कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आपका जो फार्मूला होता है कि वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश, वैद्युत आवेश अपान समय। मतलब वैद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश अपान हो जाएगा समय, ये आपका हो जाएगा वैद्युत धारा। ठीक। तो वैद्युत धारा को हम I से लिख सकते हैं, वैद्युत धारा को ऐसे लिख सकते हैं I से, वैद्युत आवेश को Q से लिखते हैं, और जो आपका होता है समय इसको हम लिखते हैं T से। तो अगर इसकी हम गुणा करें तो Q बराबर हो जाएगा IT, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, Q बराबर IT। और वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब वैद्युत आवेश का संरक्षण रखेंगे तो देखिए वैद्युत आवेश का जो संरक्षण होता है कि वैद्युत आवेश के संरक्षण के नियमानुसार क्या है कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो आपका वैद्युत आवेश होता है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या होता है एक प्रकार की वस्तु से दूसरी प्रकार की वस्तु में उसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही आपका होता है वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत होता है। आगे जो इसकी क्वांटम इकाइयाँ होती हैं मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, तो ये देख लीजिए आपका क्या है,
मूल आवेश क्या है आपका? मूल आवेश, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, देखिए मूल आवेश क्या होता है आपका, ठीक, सॉरी आवेश है, यूनिट नहीं, मात्रक हो जाएगा चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। देखिए जो आपका आवेश है, देखिए आप देखेंगे जो मूल आवेश आपके हैं, जैसे आपका है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश, न्यूट्रॉनों पर आवेश, तो इसमें हम देखेंगे जो आवेश की क्वांटम इकाइयाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है माइनस का, ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक होता है, और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉनों के आवेश के प्रकृति के 2 गुने के, मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन पर आवेश आपका कितना हुआ 1.6 प्लस का प्रोटॉन पर आवेश हुआ प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपका अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसमें कितना हो जाएगा? उसका दूना हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है माइनस का ई। माइनस का ई का मतलब माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, बट क्या है? ये आपका ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा? धनात्मक होगा। ये हो जाएगा प्लस का ई, इसका मतलब प्लस का 1.6, ये पॉइंट है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश, आवेश रहित मतलब कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। आपका अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा? अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश होगा प्लस का 2e। प्लस का 2e मतलब प्रोटॉनों के आवेश का दूना, कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होंगे। जब अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन, जब इसका है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो इसका हो जाएगा प्लस का 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसलिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, प्रोटॉनों पर आवेश और अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर जो आवेश आपका होता है वो होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देख लीजिए आप लोग, ठीक। आगे अब हम पढ़ेंगे इसमें आपका जो है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है देख लीजिए। कूलाम का नियम, इंग्लिश में लिख लें, कूलॉम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या होता है? तो देखिए कूलाम का नियम है क्या, मान लेते हैं 2 यहाँ स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक ये बिंदु आवेश है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है? Q2 है। नहीं दिखाई दे रहा है, देख लो। यहां देख लीजिए, माना 2 बिंदु आवेश हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया R है, दोनों के बीच की दूरी R है। इसका आवेश हो गया Q1, इसका आवेश हो गया Q2, ठीक। ये ए बी मान लेते हैं इसको, ए बी, इसका आवेश है Q1, इसका आवेश है Q2। मान लिया क्या है, इस पर एक प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। अब प्रतिकर्षण बल क्यों हुआ? प्रतिकर्षण बल इसलिए हुआ कि दोनों में समान आवेश है, क्योंकि देखिए प्लस का ए भी है, प्लस का ए भी है। जब दोनों में आवेश होगा समान तो कैसा लगेगा? बल कौन सा होगा? तो आपका प्रतिकर्षण का बल होगा। और आकर्षण का कब होगा? आकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये तो दिया नहीं है, हमने माना नहीं है
क्योंकि आपका आवेश है प्लस या माइनस है, तो इसमें आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण का बल भी लग सकता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, आपका जो बिंदु आवेश है ए और बी, तो ए पर आपका Q1 आवेश है, बिंदु बी पर कौन सा आवेश है, Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो क्या लिखेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य मतलब बीच में, मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या होता है, कूलाम का नियम कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका होता है कूलाम का नियम। तो क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका होता है कूलाम का नियम। मतलब क्या कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो क्या करेंगे, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के मतलब Q1 Q2 गुणनफल में हो जाएगा क्या है, समानुपाती है, तो समानुपाती चिन्ह लग गया। फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या है, R है, तो R का वर्ग हो गया R², तो ये इसका हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 अपान R² हो जाएगा। यही आपका होता है कूलाम का नियम। और जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, F बराबर लाएंगे, तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा K, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R²। यही हो गया आपका कूलाम का नियम हो गया। ठीक, जो आपका K है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे जो आपका K है, K का मान कितना होता है, मिटा दें ऊपर, देख लीजिए K का मान कितना होता है। यहां पे लिख देते हैं, जहां K बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। K का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपका K का मान होता है। ठीक, आगे चल के क्या है कि जो आपका एक कूलाम होता, अगर हम कह दे कूलाम क्या है, तो जो एक कूलाम है, एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ये आपका होता है एक कूलाम आवेश। क्या होता है कूलाम आवेश कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश, इसी परिमाण पर किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अब यहाँ देखा जाएगा, तो अगर आपका आगे देखिए, अच्छा छोड़िए, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब आगे हम ये देखेंगे कि F बराबर इतना लिखा है, तो देख लीजिए आगे,
जब f बराबर है k k1 k2 अपन r सॉरी f बराबर k q1 q2 अपन r स्क्वायर, तो यहाँ पे जो हम आप ये नियतांक है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसके जगह पे हम लाएंगे k बराबर एक और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्यों? यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित, तो हम ये लिख सकते हैं कि यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थिर हो, ठीक, यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थिर होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका ये दिया गया है F बराबर, देख लीजिए नीचे ये जो दिया गया है F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसमें जो अनुक्रमानुपाती नियतांक K होता है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थिर हो तो अनुक्रमानुपाती K के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, या एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो एप्सिलॉन 0 बोल सकते हो, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। तो आपका F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान भी वही हो जाएगा, है ना, 9 गुणे 10 की घात 9, इसका मान भी होगा 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका K बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 का यहाँ पर हम निकालेंगे मान, तो एप्सिलॉन 0 का मान कितना निकलेगा, देख लीजिए। तो एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपका दिया है, इसको हम भूल जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, इसको इतना लेंगे केवल यही। तो एप्सिलॉन 0 अगर हम मान यहाँ निकालेंगे तो हम लेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेंगे, क्योंकि ये इसको हम भूल जाएंगे, तो यहाँ पे लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये किसके बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9 के बराबर होता है, ठीक। इसके बटे हम करेंगे 1 या 1 में करो ऐसे करो, हाँ बटे 1 कर लेंगे, इसके अगर गुणा कर लिया तो ये इसके बराबर हो गया, क्या हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 की गुणा इसके हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9 बराबर 1 करना 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ निकालना है एप्सिलॉन 0 का मान। जब एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है तो ये बाकी जो आपका है सब कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, नीचे जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। ये सब गुणे में कहाँ गया, बटे में गया। आगे देखिए, जब एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे तो 1/4 और पाई है तो पाई का मान यहाँ हम क्या रख देंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14 और गुणे 9 और गुणे 10 की घात 9, ठीक। तो एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो जाएगा 1/, ये क्या है आपका 10 की घात 9 जो है ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक। इसकी घात हो जाएगी माइनस में, और ये पॉइंट हटा दिया तो आपके 2 जीरो ऊपर बढ़ गए, तो ऊपर तो हो गया 10 की घात 2, ठीक है, 10 दाम 100 10 की घात 2 गुणे ये 10 की घात 9 ऊपर गई तो माइनस में हो गई, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और गुणे 314। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 10 की घात 9 से 10 की घात 2 गई, बचा 10 की घात -7। इसकी गुणा करेंगे 36 की 314 से, 314 से हम 36 की गुणा करें तो 6 चौक 24 और 6 करना 6 2 8 और 6 3 18 3 चौक 12 3 करना 3 1 4 3 3 का 9 कितना हो जाएगा 4 8 2 10 8 4 12 1 13 9 1 10 9 1 10 1 11 हो गया 11304। तो एप्सिलॉन 0 बराबर, अब जो आपका आ गया है 11304, इसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम इसको भाग देंगे, मान लिया ऊपर आपका है 1,
ठीक। ऊपर आपका है 1, अगर भाग दिया तो इसको देख लेना, भाग देख लेके पूरा आपका आएगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। भाग देकर देख लेना, ये आएगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 आएगा। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन 0 का मान होता है और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी हम जो एप्सिलॉन 0 है, अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन 0 की भी मान। ये एप्सिलॉन 0 का मान आ गया 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी बीमा, एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालेंगे। ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन 0 की बीमा। तो एप्सिलॉन 0 की बीमा कैसे निकालेंगे? आपको पता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहां से हम निकालेंगे एप्सिलॉन 0 की बीमा, तो क्या हो जाएगा? ये F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर। इसकी हम करेंगे गुणा, जब इसकी हम गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर बराबर, या इसकी डायरेक्ट गुणा कर लो, ये एप्सिलॉन 0 यहाँ जाएगा, F यहाँ आएगा, तो एप्सिलॉन 0 यहाँ जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई से कोई मतलब नहीं, 4 पाई छोड़ दीजिए कि यह बीमाहीन राशि है। जो आपका 4 पाई है वो बीमाहीन राशि है, तो इससे कोई मतलब नहीं, 4 पाई नहीं लिया जाएगा। हम यहाँ पे लेंगे एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर, क्योंकि जो 4 पाई है वो बीमाहीन राशि है, उसको नहीं लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की हम लिखेंगे बीमा निकालेंगे। तो एप्सिलॉन 0 की बीमा बराबर हो जाएगा Q1 की बीमा, Q1 की बीमा और गुणे Q2 की बीमा अपान हो जाएगा F की बीमा और गुणे R की बीमा का स्क्वायर। ठीक, तो एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होगी? एप्सिलॉन 0 की बीमा बराबर Q1 Q2 की बीमा क्या होगी? Q बराबर क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है बताइए? Q बराबर क्या होता है? वैद्युत धारा गुणे समय की। Q बराबर IT होता है, आपका जो होता है Q बराबर IT। तो Q की बीमा क्या हो जाएगी? हम निकाल लीजिए, Q की बीमा हो जाएगी I की बीमा। I होता है धारा, धारा मात्रक एम्पियर, तो I की बीमा हो जाएगी A और T होता है समय, समय का बीमा T। तो हो गया जो आपका Q आवेश है, आवेश की बीमा क्या होगी? AT होगी, तो AT, ये भी आवेश है, इसकी बीमा भी AT होगी। आपका बल है, बल जो है F बल है, और बल बराबर क्या होता है? F बराबर m में होता है, तो F की बीमा क्या हो जाएगी? F की बीमा होती है m की बीमा, m की बीमा m होगी। आपका A जो है, क्योंकि ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान मॉस, द्रव्यमान की बीमा m होती है, और जो आपका त्वरण है इसकी बीमा होती है LT-2। तो आपका जो बल होता है, बल की बीमा हो जाएगी MLT-2 हो जाएगी। ठीक, आपकी जो दूरी है, दूरी की बीमा होती है L, लगा है स्क्वायर, हो गया L स्क्वायर। अब ध्यान दो, तो एप्सिलॉन 0 की बीमा कितनी हो जाएगी? तो एप्सिलॉन 0 की बीमा, एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या है? A स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M। यहाँ पे L है, यहाँ L स्क्वायर है, तो हो जाएगा L क्यूब, तो M L क्यूब एंड T माइनस क्या हो जाएगा? T-2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है? एप्सिलॉन 0 की बीमा जब हम निकालेंगे, ये हो जाएगा M ऊपर गया, हो गया माइनस में 1, माइनस का 1 हो गया, L क्यूब है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, T-2 है, ऊपर T की घात 2 है, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा T2 कितना होगा? T की घात 4 एंड A स्क्वायर। तो ये आपकी हो जाएगी एप्सिलॉन 0 की बीमा M-1 L की घात -3 T की घात 4 A स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0 की बीमा। ठीक,
आगे देखिए, आगे आपका है जो क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युतशीलता और निर्वात की जो परावैद्युतशीलता होती है उसमें क्या संबंध है। देखिए, परामाध्यम की परावैद्युतशीलता जो होती है आपकी, मतलब के बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो। के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। के आपका क्या है, के नियतांक है, तो के बराबर ये तो आप जानते ही हो कि के बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ आपका दोस्तों। आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को दो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे दो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ये मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.